हेलो। जी शेर। जी। एक क्वेश्चन ये था कि एक जो मशीनरी लेते हैं हम, जब हम वापस मशीनरी नहीं ले ली हमने मशीनरी। अब जो मशीनरी का जो हमने नहीं लिया उसमें तो फॉल्ट होता ही नहीं, पहली बात ये है। ठीक ठीक है। तो वो हमें 1-2 साल तो वो कुछ कहती नहीं बिल्कुल भी। ठीक तो है। हम उसके पहले 2 सालों में उसकी वो डिप्रेशन क्यों लेंगे, एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये वाला है कि अगर डिप्रेशन भी लेंगे तो वो जो उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह तो वो उसमें हम नहीं लेंगे इसको डिप्रेशन में। अच्छा, मैं वापस आ देता हूँ। देखें, पहली चीज जो आपने कही कि पहले 2 सालों के उसकी डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे। आपका सवाल ये जी था कि जब तक जी उसकी जी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं शुरू हुई या पहले 2 सालों में वो बिल्कुल नई चीज की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करे, ना चार्ज करे। आपका क्वेश्चन ये है। जी। जी जी तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अगर हम लोग अगर उसको पहले 2 साल अगर यूज ना करें, तो क्या जो आप कह रहे हैं कि तीसरे साल में उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई, तो क्या उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी? पहला सवाल आपसे मेरा क्रॉस क्वेश्चन था, ठीक है। अगर हम लोग उसको पहले 2 साल इस्तेमाल ही ना करें, तो क्या तीसरे साल वो इस हालत में आएगी कि उसको रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाए? जी। नहीं। नहीं ना। तो उसको इस्तेमाल किया, उससे बेनिफिट जनरेट किए, उसको इस हाल तक पहुंचाया, तो तभी फिर ये तो अब वाजिब हो गया ना कि अब उस पर डेप्रिसिएशन भी फिर चार्ज करो। ठीक है, पहले जी दो जी साल तो बड़े मजे से उसके बेनिफिट्स अवेल किए, ठीक है, बड़े हम लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है उसके। लेकिन अब जब तीसरे साल जब पहुंचे, तो पहला साल ये देखें, पहले 2 साल आपने इस्तेमाल किया तो वो तीसरे हाल वाली पोजीशन पे आई ना, ना इस्तेमाल करते तो क्या तीसरे साल वाली कंडीशन पे आती? ना आती। जी वो हमेशा ही जी फिर नहीं रहती, फिर आप उसको कभी भी डेप्रिशिएट ना करें, ठीक है। जी ठीक उसको ठीक हो इस्तेमाल गया। किया इसलिए आप फिर उसको डेप्रिशिएट नहीं करें। जो आपका जी ठीक। आ गया दूसरा सवाल ये है कि हम उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी उसको चार्ज करते हैं। आपका सवाल ये है। तो मेरा जी जी आपका जवाब ये है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये सीधा सीधा आपका एक्सपेंस है, ये कैपिटलाइज नहीं होता। ये जी जी कैपिटलाइज नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसमें प्रॉफिट और लॉस में जाना, ठीक है। ठीक हो गया। उसने ठीक। हर साल प्रॉफिट और लॉस में जाना है, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम लोग कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, लेकिन किन चीजों को कैपिटलाइज करते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी जरा समझ लीजिए। आपका एसेट है, ठीक है। आपके एसेट की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की। कितने यूनिट्स की? 1000 यूनिट्स की। आपने इस पे खर्चा किया, एक्सपेंस किया। किस तरह का खर्चा किया? जी, आपने इसमें इंप्रूवमेंट्स करवाई। इसमें आपने इंप्रूवमेंट्स करवाई। क्या इंप्रूवमेंट्स थी? जी, इंप्रूवमेंट ये थी कि आपकी जो इसकी कैपेसिटी है, वो 1000 यूनिट से चली गई 1500 यूनिट पे। तो अब इसको कैपिटलाइज करेंगे। तो याद रखना है, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों अलग अलग। इंप्रूवमेंट इज समथिंग एल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज समथिंग एल्स। अगर गाड़ी की ट्यूनिंग करवा रहे हैं, गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। बात समझ आ रही? जी। जी आप घर में पेंट करवा रहे हैं, पहली मर्तबा नहीं करवा रहे, आप कह लें कि रेगुलर बेसिस पे आपने आफ्टर 5 ईयर्स करवा रहे हैं, तो वो क्या है? वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है, वो इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। आप ऑफिस में पेंट करवा रहे हैं, ठीक है, पेंट पुराना हो गया, ठीक है, दीवारें गंदी हो गई हैं, आपने उसको पेंट कराया, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। लेकिन लेकिन हुआ कुछ यूं कि आपकी बिल्डिंग में पहले मैं कहता हूं कि 2 कमरे थे, 2 रूम थे, आपने एक रूम और ऐड करा दिया, तो सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। जी, इंक्रीज हो गई। तो अब आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। बात समझ आ रही? जी। यस और नो। खिड़की टूट गई, खिड़की का शीशा लगवा दिया, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। जी। जी जी लेकिन क्या है कि आपने, मैं कहता हूँ, चले आपकी बिल्डिंग में पहले हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम नहीं था, आपने हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया ना। अब ये कैपिटलाइज होगा, अब ये एसेट का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट आ गई ना। पहले क्या था? पहले आपकी बिल्डिंग में हीटिंग एंड कूलिंग का सिस्टम नहीं था, अब आपने हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम बढ़ा दिया। तो अब आप कहेंगे कि सर इससे कैपेसिटी तो इंप्रूव नहीं हुई। चले जी, कैपेसिटी माना नहीं इंप्रूव हुई,
एफिशिएंसी तो इंप्रूव होगी ना। पहले आपके एम्प्लॉयज बैठते थे, गर्मियों में सख्त गर्मी होती थी, सर्दियों में सख्त ठंड होती थी, तो बेचारे काम ही नहीं कर पाते थे। वो तो सारा दिन सर्दी से सुकड़ते रहते थे, या गर्मी में वो अपना पसीना ही साफ करते करते थक रहे होते थे, ठीक है, उनके पसीने गिर रहे होते थे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लेकिन अब क्या, अब आपके एम्प्लॉयज कंफर्टेबल होंगे, इजी होंगे, तो डेफिनेटली उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, है कि नहीं जी। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक तो दो चीजें देखते हैं नॉर्मली, कैपेसिटी और दूसरी चीज जो ज्यादातर आती है दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। आपने चले, आपकी मशीन की कैपेसिटी वही रही, 1000 यूनिट्स ही रही, लेकिन पहले ये 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी पूरे साल में। अब क्या है कि अब ये 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है 6 मंथ। तो डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई जी। यस और नो? तो अब भी ये कैपिटलाइज है। इज इट क्लियर जी? जी, कोई क्वेश्चन यहाँ पे शेब आपका? जी है। जी सर, थैंक क्लियर हो गया। ओके। मैं कुछ F3 के कॉन्सेप्ट क्विकली रिकॉल करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग पहला काम तो ये करिएगा कि डेफिनेटली अभी हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना है, प्रैक्टिकली पढ़ना है, बुक पे जाएंगे प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। जितना आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, जरा इसको देखिए। पहली चीज तो ये देखें, पहली चीज ये देख लें कि इनिशियल रिकग्निशन एसेट, बल्कि इसको मैं ये लिखता हूँ, टेंजेबल नॉन करंट एसेट। और टेंजेबल नॉन करंट एसेट में हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ये मैचिंग प्रिंसिपल भूलिएगा नहीं, ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी इसमें एसेट्स में ही एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है जहां पे आपको ये मैचिंग प्रिंसिपल दोबारा आपको काम आएगा, ठीक है। ओके, टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स जी, ठीक है। इसमें जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड, दैट इज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ PPE, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन, इफ यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। और कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी। और हमने कहा था कि एक एसिड को उसकी यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए आपको जितने भी खर्चे करने पड़ेंगे वो सारे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। लेकिन कुछ को हम लोगों ने एक्सेप्शन दे दी थी, और वो एक्सेप्शन वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था कि आप नया एसेट लाए, नया एसेट आपके एम्प्लॉयज को ऑपरेट करना नहीं आता, आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी कि आपने कैसे इसको ऑपरेट करना है, तो वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी, उसको आप इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये एक उनमें से एक एक्सेप्शन। बाकी डिटेल में एक्सेप्शन और इंसेप्शन वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, दोबारा पढ़ेंगे। इनिशियली इतना याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था कि इनिशियली किस चीज पे रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट वाज डेप्रिसिएशन, इफ यू रिमेंबर। और डेप्रिसिएशन में अभी आप लोगों को हम लोग पढ़ चुके हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को जरूर एड्रेस करूंगा, ठीक है। और जो इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कि ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपका एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, आप एसेट परचेज करें, वो भी हम लोग अब डील करेंगे, ठीक है। ओके जी। और एक और जो हम लोगों ने इसमें चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी रीवैल्यूएशन जी, रीवैल्यूएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन में ना हमने एक और जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, भूलना नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, कि जो टोटल, फॉर एग्जांपल 3 साल गुजर गए एसेट को लिए हुए, तो 3 इयर्स में जो आपने टोटल डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज की उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके जी। रीवैल्यूएशन कब करेंगे, क्यों करेंगे जी? तब करेंगे जब, तब करेंगे जब आपके एसेट की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करेगी मार्केट वैल्यू से, फेयर वैल्यू से। फॉर एग्जांपल आपके एसेट की वैल्यू बुक्स में कितनी आ रही है,
बुक्स में आ रही है 40,000 जी, मार्केट में उसी एसेट की वैल्यू है 100,000, सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है, तो क्या करें जी, आप उसको रीवैल्यू करें, आप उसको रीवैल्यू करें, उसको आप 100,000 पे लें। बात समझ आ रही है जी? यस और नो? जी जी। जी अच्छा, अब याद रखें कि जब हम लोगों ने इनिशियल रिकग्निशन पे डबल एंट्री पढ़ी थी, वो डबल एंट्री हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? हमने कहा था हम लोग क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। क्रेडिट किस चीज को करेंगे? मैंने आप लोगों को उस टाइम पर भी बताया था, अगर तो आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैश को आप क्रेडिट करेंगे, और अगर आपने कैश नहीं दिया, पेएबल है, तो डेफिनेटली आप अपना पेएबल रिकॉर्ड करें, राइट, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करें। इज इट क्लियर जी? अब आ जाए डेप्रीसिएशन की डबल एंट्री पे। डेप्रीसिएशन की डबल एंट्री हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ी थी, डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, और क्रेडिट हमने कहा था करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की डबल एंट्री, लुक एट हियर, हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे किस चीज को? द फर्स्ट थिंग इज एसेट कॉस्ट अकाउंट, एसेट कॉस्ट, मतलब इनिशियली इनिशियली जिस वैल्यू पे हम लोगों ने एसेट को रिकॉर्ड किया था, उस अकाउंट को हम लोग रीस्टेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल मैं भी आप लोगों को दूंगा। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था अब तक कब तक कि 3 साल गुजर चुके एसेट को, अब तक हमने 3 साल डेप्रिशिएट किया, तो जितनी टोटल डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट उस अकाउंट में आ रही है, उसको रिवर्स करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्रेडिट क्या करेंगे? ये क्रेडिट करेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? ये डबल एंट्रीज क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है अगर इन डबल एंट्रीज में तो प्लीज बताएं जी, यस और नो? यस सर, जी, समझ आ समझ आ, अच्छा। इसके अलावा एक डिस्पोजल का भी हमने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग कॉस्ट अकाउंट से भी जो अमाउंट है उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो कैश है, कैश को हम लोग डेफिनेटली डेबिट करेंगे ना, डिस्पोजल के अगेंस्ट कैश आता है, कैश को हम लोग डेबिट करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट विल गेट क्रेडिट। ठीक है, और अगर तो आपको प्रॉफिट होगा तो वो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और अगर आपको लॉस होगा तो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो बहरहाल दोबारा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आज सिर्फ मैचिंग प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूँ, तो अब मैं मैचिंग प्रिंसिपल की अब आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ। हमने अभी तक कितना पढ़ा? डेप्रीसिएशन पढ़ा। जो मैचिंग प्रिंसिपल में एक और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, वो अब बेसिकली रीवैल्यूएशन रिजर्व और डेप्रीसिएशन से रिलेट करती है। कैसे? अच्छा, इसको रिमूव कर दूं जी, रिमूव कर दूं मैं, यस और सर। ओके, क्लियर कर रहा हूँ। लुक एट हियर, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फ्री में पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व, हमने कहा था इसको आप क्या करेंगे? एक्सेस डेप्रिसिएशन से, एक्सेस डेप्रिसिएशन से हर साल आप अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व को रिड्यूस करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को इंक्रीज करेंगे। ये बात पढ़ी थी जी? पढ़ी थी? भूल गए होंगे क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे F3 में से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स आपकी इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं जी, यस और नो? इतना पता है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आपका इक्विटी कंपोनेंट होता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी आपकी इक्विटी का कंपोनेंट होती है जी। हाँ जी, बताएं जी, यस और नो? यस सर। जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्यों ये काम कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन रिजर्व है तब भी तो इक्विटी में पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स है तब भी कोई मसला नहीं है, ये कर क्यों रहे हैं? रीवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स में क्यों लेके जा रहे हैं हर साल थोड़ा थोड़ा करके?
एक्सेस डेप्रिसिएशन के साथ। वजह क्या है ऐसी, ऐसे क्या कीमत गिर गई? क्योंकि आपकी टोटल इक्विटी तो सेम रहेगी, टोटल इक्विटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इक्विटी का ही एक कंपोनेंट आप डिक्रीज कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल इक्विटी तो आपकी सेम रहनी है। फिर वजह क्या आन पड़ी कि हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन अर्निंग में हर साल ट्रांसफर कर रहे हैं, किस अमाउंट से? एक्सेस डेप्रिसिएशन से। जी जी बताएंगे, कोई पढ़ा था हम लोगों ने ये? चलें, आप लोग भूल गए होंगे, मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, इस चीज को पढ़ते हैं। लुक एट हियर। लेकिन ये जो चीजें मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये जब हम लोग जब प्रॉपर IAS 16 स्टार्ट करेंगे तो मैं इन चीजों को स्किप करूंगा, तो इसीलिए आप लोग इन चीजों को आज एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है? ओके, लुक एट हियर। हुआ कुछ यूं कि हमारा एसेट था, एसेट एसेट की कॉस्ट थी, आपने इनिशियली जब एसेट परचेज किया ना, आपने एसेट परचेज किया 100,000 का, ठीक है जी। हम स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं जी, और जो इसकी यूजफुल लाइफ है, मैं कहता हूँ यूजफुल लाइफ है इसकी अगेन 5 ईयर, ठीक है? कितनी? 5 ईयर जी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन पॉलिसी, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। हुआ कुछ यूं हुआ कि आफ्टर 3 ईयर 3 साल गुजरने के बाद, आफ्टर 3 years एसेट एसेट रीवैल्यूड एट कितने पे? 120,000, ठीक है जी। 120,000 पे 3 साल गुजरने के बाद आपने एसेट को रीवैल्यू किया कितने पे? 120,000। अब आए, अब इसको जरा देखें करेंगे क्या। ईयर 1 2 3 4 5 जी। बताएं जी, मुझे डेप्रिसिएशन बताएं, हर साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? पहले 3 सालों की बताएं डेप्रिसिएशन। पहले साल में 20,000 की डेप्रिसिएशन होगी, यस और नो? जी बताएं जी। जी सर। दूसरे साल भी 20,000 होगा? जी बिल्कुल जी। होगा। तीसरे साल भी 20,000? जी बिल्कुल होगा। अच्छा, हमने क्या कहा? हमने कहा एसेट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रीवैल्यू हो गया, तो आफ्टर रीवैल्यूएशन अब डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए? तो डेफिनेटली अब आप क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड अमाउंट पे जाएंगे, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि देखें इसमें रीवैल्यूएशन हुई कितनी, कितनी रीवैल्यूएशन हुई? 80,000 की रीवैल्यूएशन हुई जी, यस और नो? जी चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ। आपकी 3 सालों में आफ्टर 3 ईयर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? बताएं जी, कितनी हो गई? जी 60,000। 60,000। 3 सालों में आपने 20,000 करके, तो अब बता, आफ्टर 3 ईयर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 60,000। नेट बुक वैल्यू का फार्मूला एक पढ़ा था हम लोगों ने, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है? तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, भूल गए हैं अब हम लोग, और वो फार्मूला क्या था? इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पढ़ी थी ये बात? जी पढ़ी थी ना? जी बताएं जी। तो यस सर। आफ्टर 3 ईयर्स नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई? कॉस्ट है हमारी 100,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000, तो नेट बुक वैल्यू हो गई ना हमारी 40,000। जी यस और नो? जी यस। नेट बुक वैल्यू हो गई हमारी 40,000, हमने एसेट को रीवैल्यू किया 120,000 पे। जी बिल्कुल किया। तो देखें जी रीवैल्यूएशन अमाउंट कितनी बनी? लुक एट हियर जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना बना? रीवैल्यूएशन रिजर्व जी कोई बताएगा कितना बना? जी बताएं जी। हाँ जी, कोई भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ जी।
रीवैल्यूड अमाउंट माइनस नेट बुक वैल्यू, रीवैल्यू 80,000। जी 80,000, ठीक है, 120,000 जो रीवैल्यूड अमाउंट है माइनस नेट बुक वैल्यू दैट इज 40,000। तो ये आपके पास कितना आ गया 80,000। जी सही है, बात समझ आ गई, आप लोगों को भी समझ आई है, मुझे तो समझ आ गई है, आप लोगों को भी समझ आई है जी, यस और नो जी। जी सर। सर जी रीवैल्यूएशन रिजर्व हमने 80,000 कैलकुलेट किया। अब इस रीवैल्यूएशन रिजर्व 80,000 कैसे आया, लेट्स सी, इसकी डबल एंट्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम डेबिट करेंगे, पहली चीज क्या डेबिट होगी, हमारा एसेट का कॉस्ट अकाउंट। तो एसेट देखिए हमारा पहले कितना है 100,000 पे है, अब कितने पे चला गया कॉस्ट 120,000 पे चली गई। तो कितने का इंक्रीज आया एसेट में, एसेट की कॉस्ट कॉस्ट 20,000 का। तो लेट्स सी जी एसेट की कॉस्ट इंक्रीज हुई 20,000 की। मैंने आपसे कहा था डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जितनी चार्ज हुई है ना इसको खत्म करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। कितनी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट 60,000। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग क्रेडिट करेंगे कितने से जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व 80,000 जी। इज इट क्लियर, यही डबल एंट्री अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, यस और नो जी। जी सर। अब सवाल ये है, अच्छा इसमें एक और चीज याद रख लें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कब कब रिवर्स कर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी रिवर्स होगी जब या तो आप एसेट रीवैल्यू कर रही हैं या जब आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर। इन दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसको जीरो पे लेके आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम एसेट की, सिर्फ जिस एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करें, जिस एसेट को रीवैल्यू करें, सिर्फ उस एसेट का बता रहा हूँ कि उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने जीरो पे लेके आना है। तो जीरो पे लाने के लिए क्या करेंगे, उसको आप डेबिट करेंगे, रिवर्स करें। इज इट क्लियर जी जी। अच्छा, अब जब रीवैल्यू हो गया तो रीवैल्यूएशन के बाद जो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आफ्टर रीवैल्यूएशन, वो भी देख लें, ये हमने पढ़ी हुई है ये सारी चीजें, ये मैं जस्ट आपको रिकॉल कर रहा हूँ। ये आफ्टर रीवैल्यूएशन अब डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, आप लेंगे रीवैल्यूड अमाउंट जी, रीवैल्यूड अमाउंट जिस, और इसको डिवाइड करेंगे किस चीज से जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देखिए 2 साल 3 साल तो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका, तो पीछे कितने साल रह गए, 2 साल, 2 साल। यहाँ तक बात समझ आई जी, यस और नो जी, यस और नो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। जी जी सर। तो जी सर। देखें जी, अब जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में फिर कितनी डेप्रिसिएशन जानी चाहिए सवाल है जी। तो उसके लिए क्या करें, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 120,000, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 2 साल, तो ये चली जाएगी आपकी 60,000। इज इट क्लियर जी जी। जी तो देखें जी, फोर्थ ईयर में अब आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना गया 60,000, और फिफ्थ ईयर में भी आपका डेप्रिसिएशन चला गया एक्सपेंस 60,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ आई। अब हमने नेक्स्ट चलना है, और नेक्स्ट ये चलना है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी जी एक्सेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन देखिए, पहले 3 सालों में तो आप 20,000 चार्ज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने एसेट रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यू करने से क्या हुआ, रीवैल्यू करने से ये हुआ कि आपके एसेट की डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई, कितने से 40,000 से। पहले आप 20,000 का एक्सपेंस चार्ज करते थे, अब आप 40,000 पे ले गए। मुझे ये बताएं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस छोड़ दें, कोई भी अगर आपका एक्सपेंस हो, एक्सपेंस इंक्रीज करने से प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है जी, बताएंगे। प्रॉफिट के ऊपर क्या, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट डिक्रीज करेंगे तो आपके शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे, शेयर होल्डर्स कहेंगे भाई ये अच्छा तमाशा है, रोज आप एसेट रीवैल्यू कर देते हो, हमारे जो अर्निंग्स है उनको आप रिड्यूस कर देते हो, हमारा तो सारा प्रॉफिट आप इसी चक्कर में खा जाते हो, ठीक है, एसेट रीवैल्यू कर करके हमारा आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ाते जाते हो और हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। शेयर होल्डर्स गुस्सा करेंगे जी, यस और नो, नाराज होंगे आप
यस खुश करना है ना, उन्हें खुश भी करना है, खुश भी करना है, लेकिन क्या करें, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं। उधर शेयर होल्डर्स भी सच्चे हैं, लेकिन क्या करें, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं। अब आपको बताता हूँ कि अब हमने करना क्या। ये जहां तक जितनी मैंने ये खिचड़ी बनाई है, इस खिचड़ी को मैं रिमूव कर दूं जी। जी जी अच्छा, मैं रिमूव कर दूं। लुक एट हियर जी, एक्सेस डेप्रिसिएशन है हमारी 40,000, ठीक है, कितनी, 40,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन है 40,000 जी। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अब जो रिमेनिंग 2 इयर्स रह गए ना, रिमेनिंग 2 इयर्स रह गए, उसमें आप क्या करेंगे, आप थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के एंड पे जब आप थर्ड ईयर क्लोज कर रहे थे ना, तो आपने क्या किया, लुक एट हियर, आपने एंट्री की, क्या एंट्री की थी, आपने किया था डेबिट एसेट, डेबिट एसेट, ठीक है, आपने अपना एसेट इंक्रीज कर दिया था, ठीक है जी। कितने से आपका एसेट इंक्रीज हो गया था, नेट बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट अमाउंट की बात नहीं कर रहा। तो आपके एसेट की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई थी, 80,000 से जी, यस और नो। और क्रेडिट किया आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका इंक्रीज हो गया था कितने से जी, जी कितने से, 80,000, ठीक है। ये डबल एंट्री समझ आइए, किसी को अगर नहीं समझ आई तो प्लीज मुझसे पूछ सकते, प्लीज जी बताएं जी। अच्छा चलें, कंफ्यूज होंगे आप लोग, क्योंकि मैंने आपको डबल एंट्री को चाहिए कराई। मैंने आपसे इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, मैं फिर उसी को फिर सिंप्लीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। हमने डबल एंट्री कुछ यूं की थी, हमने कहा था डेबिट एसेट कॉस्ट अकाउंट कितने से, 10,000, सॉरी नॉट 20,000, दैट वाज 20,000। डेबिट क्या था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसको हम लोगों ने रिवर्स किया था कितने से, 20,000, सॉरी नॉट 20,000, दैट वाज 60,000, दैट वाज 60,000, दैट वाज 60,000। अच्छा, और क्रेडिट किया था हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व को कितने अमाउंट से, 80,000 से। आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू ना, नेट बुक वैल्यू 80,000 से इंक्रीज हुई है, कॉस्ट अकाउंट 20,000 से, और जो नेट बुक वैल्यू है वो 80,000 से। बहरहाल चले उसको छोड़ दी, क्योंकि उस पर अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में 80,000 ले गए जी, ले गए जी, थर्ड ईयर के एंड पे। अब आ जाते हैं ईयर 4 और ईयर 5। ईयर 4 और ईयर 5 में हमने अपनी डेप्रिसिएशन बढ़ा दी, कहाँ पे ले गए, हम ले गए 60,000 पे। ओके जी, मैंने आपसे ये कहा कि जब आप एसेट रीवैल्यू करते हैं ना, तो रीवैल्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा कि अब आप 4th और 5th ईयर में ना, आपने ये इंक्रीज करनी है, क्या इंक्रीज करनी है, मैंने आपसे कहा कि आप डेबिट करें किस चीज को, रीवैल्यूएशन रिजर्व को जी। क्यों जी, मैंने कहा इसको इंक्रीज करें, सॉरी डिक्रीज करें, रीवैल्यूएशन रिजर्व को डिक्रीज करें, क्रेडिट करें आप रिटेन्ड अर्निंग्स को, ठीक है। तो कितनी अमाउंट से जी, जी क्योंकि 2 साल रह गए तो 80,000 को डिवाइडेड बाई 2 करें, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन 40,000 से, ठीक है, 40,000 से दिस दिस मैंने आपको यही कहा था कि ये काम करना है, ठीक है। तो देखिए, सवाल ये है कि दोनों इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी में आती हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी इक्विटी में आता है, यही सवाल है जी। तो हम क्यों कर रहे हैं ये काम, क्यों कर रहे हैं, मतलब इक्विटी के एक कंपोनेंट को इंक्रीज करें, दूसरे को डिक्रीज करें, ओवरऑल इक्विटी, देखिए ओवरऑल इक्विटी तो हमारी सेम रही ना, ओवरऑल इक्विटी पे तो कोई फर्क नहीं आया, ओवरऑल इक्विटी तो हमारी, देखें फोर्थ ईयर में अब जरा इसको देखें, ओवरऑल इक्विटी हमारी 4th ईयर में भी 80,000, 5th ईयर में भी 80,000 जी। सवाल ये है
कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं कि एक कंपोनेंट को इंक्रीज और दूसरे को डिक्रीज करें। जी कोई जवाब है, कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास? जी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, हम लोग डिविडेंड्स कहाँ से पे करते हैं? डिविडेंड्स पे होते हैं रिटेन्ड अर्निंग से। पढ़ा था F3 में, पढ़ा था। क्या एंट्री करते हैं डिविडेंड्स की? लुक एट हियर जी, हम एंट्री करते हैं डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। जी पढ़ी क्रेडिट डिविडेंड पेबल्स करते हैं। जी, क्रेडिट डिविडेंड्स पेएबल। अगर डिविडेंड्स नहीं पे किए, जब डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं ना, दो स्टेजेस होती है, एक डिविडेंड अनाउंस होता है, एक डिविडेंड पे होता है। अनाउंस होगा तो ये वाली डबल एंट्री करेंगे जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, डिविडेंड पेएबल, ठीक है, कि ये पे करना, तो आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जब पे कर देंगे तो आप डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट करते हैं, ठीक है, जहां तक बात समझ आई जी। तो अब होता क्या है, अब होता यह कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में हम लोग बेसिकली वो गेन लेके जाते हैं जो कि अनरियलाइज्ड होता है। अगर रीवैल्यूएशन का 80,000 एक ही साल सारे का सारा उठाकर शेयर होल्डर्स को दे दी, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्यों नहीं है? मैचिंग प्रिंसिपल इज देयर, उसने आके रुकावट खड़ी कर। अगर ना दें तो शेयर होल्डर्स नाराज, और अगर सारे का सारा इकट्ठा दे दें तो क्या है, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है IASB वो नाराज, ठीक है। तो लुक एट हियर, उन्होंने इसके ऊपर फिर हमें गाइड किया कि इसको क्या करें। उसने कहा कि आपने 80,000 की रीवैल्यूएशन की थी, उसकी वजह से आपका एक्सपेंस कितना इंक्रीज हुआ? 40,000 का इंक्रीज हुआ। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कर सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से। रीवैल्यूएशन रिजर्व से आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जब तक वो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल है तब तक वो अनरियलाइज है। उसको रियलाइज करने के लिए कहां पर लेकर जाएंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स में लेकर जाएंगे। तो उसने, स्टैंडर्ड ने हमें यह कहा कि रीवैल्यूएशन की वजह से जितनी आपकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई ना, उतना ही आप रियलाइज कराएं, उतना ही रियलाइज कराएं। आपकी 40,000 की डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई रीवैल्यूएशन की वजह से, तो उसने कहा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में आपका 80,000 पड़ा है ना, उसमें से 40,000 क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी इंक्रीज हुई, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, उस ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंस आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, शेयर होल्डर्स नाराज हो गए, तो सारे का सारा इकट्ठा दे दें, वो भी गलत बात है, नहीं देना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल इज देयर, जितना एक्सपेंस उसी के अकॉर्डिंगली बेनिफिट, या जो पैटर्न बेनिफिट का वही पैटर्न एक्सपेंस का होना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर 80,000 एक साल में शेयर होल्डर्स को दे दें वो बात भी गलत, अगर ना दें तो भी गलत। आप ये करें कि पैटर्न फॉलो करें, जौन सा पैटर्न डेप्रिसिएशन में गया उसी पैटर्न में आप क्या करें, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन अब इंक्रीज हो गई ना, तो उतना ही आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटेन अर्निंग्स में ले आए। जब वो रिटेन अर्निंग्स में आएगा तो क्या होगा, अब उसके ऊपर शेयर होल्डर्स का राइट है, अब शेयर होल्डर उसके ऊपर अपना क्लेम कर सकते हैं, अब वो शेयर होल्डर्स को जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 40,000 की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो 40,000 का ही बेनिफिट भी पास ऑन कर दिया। दूसरे साल भी 40,000 की आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन दी तो 40,000 का ही बेनिफिट भी आपने पास ऑन कर दिया शेयर होल्डर को। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी, मैचिंग प्रिंसिपल इज देयर। जी, यस और नो? जी सर। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं मुझे, इसको आज ही क्लियर करें, किल करें, क्योंकि यही चीजें आपको आगे काम आनी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे चलकर फिर तंग होंगे आप लोग। जी, यस और नो? जी, हसन, अरीज, कोमल, ट्रैप, जी सर, कोई क्लियर है जी सर। सर क्लियर है, कोई जी सर कंफ्यूजन? क्लियर है। ठीक है, कि जितना भी लेक्चर है ये सारा लेक्चर आप लोगों ने सुनना है, सुन के इन चीजों को रिवाइज करना है। बुक से बेशक भले ना पढ़ें, अभी ना पढ़ें, बेशक ना पढ़ें, लेकिन मेरी इन बातों को सुन के इनको अपने पास नोट कर लें, नोट्स की फॉर्म में लिख लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनको अब आगे चल के हमने फिर आगे और भी बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। आज जो मेरी डिस्कशन थी वो डिस्कशन थी टोटली मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर, कि एसिड में मैचिंग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पे फॉलो होगा और क्यों फॉलो होगा, किस तरह फॉलो करेंगे। तो ये बात समझ आई? जी, जितनी डबल एंट्रीज मैंने आप लोगों को लिखवाई इनको अपने पास नोट करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है?
और साथ में जो मैचिंग प्रिंसिपल है इसको जरूर देखें। मैचिंग प्रिंसिपल दो जगहों पर मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन पॉलिसी जब अडॉप्ट करनी है वहां पे हमें हेल्प आउट करेगा। दूसरा, जब रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोगों ने रियलाइज करना है तो उस टाइम भी मैचिंग प्रिंसिपल ही हमें हेल्प आउट करेगा। ये बात समझ आ रही है? जी 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 सर। ठीक है, ओके जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जरा देख लें, थोड़ा सा इसको देख लें। ये जो आपकी रीवैल्यूएशन रिजर्व वाली चीज है इसको मैं थोड़ा सा, डेबिट तो डेफिनेटली इसमें इतनी इतनी अमाउंट से ही होना है, डेबिट इतनी अमाउंट से होना है, लेकिन पीछे रह कितना जाएगा? तो डेफिनेटली जब आप 80,000 में से 40,000 आप रियलाइज करवा देंगे, पीछे 40,000 ही रह जाएगा। ठीक है, मैंने असल में साथ में डेबिट क्रेडिट ये डबल एंट्री लिखी है ना, मतलब 40,000 से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट मतलब डिक्रीज होगा, और 40,000 से आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरे साल भी आप यही करेंगे। तो अब इसके बाद बैलेंस क्या रह जाएगा? बैलेंस फोर्थ ईयर में रीवैल्यूएशन रिजर्व का रह जाएगा 40,000, और फिफ्थ ईयर में ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सारे का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। और जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो डेफिनेटली फोर्थ ईयर में वो भी 40,000 हो जाएंगी क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व वहां से ट्रांसफर होगा, और फिफ्थ ईयर में आपकी रिटेन्ड अर्निंग 80,000 हो जाएगी। राइट जी? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो हमारा ये अब बस सेशन एंड हो रहा है और आज के लिए हम लोग क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जी हाँ जी, कोई नहीं है किसी का क्वेश्चन, कोई सवाल? नो सर। ठीक है, ठीक है जी। आप अच्छी तरह, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है, आप मंडे को आए तो आप बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, ये सारा हमने बेसिक रिकॉल किया है, ये सारा F3 वाला हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉल किया है। ठीक है, बस ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो दोबारा रिकॉल किया। कोई क्वेश्चन हो, अभी नहीं पूछ रहे, बाद में ज़हन में आ जाता है, मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई मसला नहीं है, ग्रुप में कर दें, मुझे इंडिविजुअल मेरे नंबर पे कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। सर आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। क्लास की टाइमिंग हम थोड़ी सी आगे मूव करेंगे, आज 8:30 की है, इंशाल्लाह मंडे को शायद हम 9:30 10 तक लेके जाएंगे इस टाइमिंग को। ठीक है, तो आज जो है इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।